हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो कि टैकल अनसीजनल रेन, जो हमारे आपको पता है इन दिनों बारिश आपको देखने को मिल रहा है जो कि वैसे नॉर्मली मिलती नहीं है। तो हम उसे कैसे टैकल कर सकते हैं और उससे हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट्स हो रही है और ये हमारे लिए अच्छा भी है किसी हद तक। एक और आर्टिकल है जिसमें पब्लिश हुआ है, रिसेंट रेन लाइकली टू एक्सपेंड कॉटन फार्मिंग इन नॉर्थ साइड, मतलब कॉटन की फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे जो हमारी जो अनसीजनल रेन होती है वो क्या है, वो सारी हम बात करेंगे, ठीक है। अनसीजनल रेन जो है, जो हमारी सीजन के अगेंस्ट में जाके होती है। अप्रैल में जो अब हमारी रेन हो रही है, ठीक है, अप्रैल में आप देख रहे हो, अप्रैल के महीने में आपने देखा है कि यहाँ पे बिना मौसम के बरसात हो रही थी, ठीक है, जिससे क्या है हमारे एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। फार्मर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। और जैसे हम बोलते हैं कि रेन एज हमारे पास ब्लेसिंग का रूप में आते हैं कि हमारे लिए अच्छा होता है, फार्मर को बहुत अच्छा रहता है कि पानी वगैरह की उनकी प्रॉब्लम को अच्छा कर देते हैं। बट जो सीजनल रेन होती है एक तरह से ये हमारे लिए कर्स होता है, ठीक है। फार्मर को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। इसमें अब प्रॉब्लम में क्या क्या आ जाएगा, लो क्रॉप होंगी, ठीक है, लो क्रॉप होंगी, जो क्रॉप है वो हमारी ख़राब हो जाती है, ख़राब होने के साथ उसका इनपुट कॉस्ट भी कम देखने को मिलता है। हमने किसी को कहीं पे अपने जो कल्टीवेट किया है उसको हमने स्टोर करके लिखा है, वो जगह भी हमारी ख़राब हो जाती है। जो हमारा स्टोर्ड फूड है वो भी हमारा ख़राब हो जाता है, ठीक है, स्टोर जो क्रॉप है वो भी हमारी ख़राब होती है। तो अनसीजनल रेन से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। अब अनसीजनल रेन का कोज क्या है कि अब आप ये सोचो कि क्या कारण है जिसकी वजह से अनसीजनल रेन हो रही है इन दिनों, अगर रेन नहीं होती थी। तो इसका सबसे बड़ा कारण आपको पता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के साथ साथ आपको देखने को मिल रहा है कभी भी कुछ भी होने लग जाता है। क्लाइमेट चेंज आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से अनप्रिडिक्टेबल वेदर्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल वेदर। और उसी के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग का भी हमें वो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से हमारा डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो भी हम सब ट्रॉपिकल रीजन है। इसी के साथ साथ एल नीनो, मैंने आपको एक वीडियो में एल नीनो बहुत अच्छे से बताया था। एल नीनो हमारी क्या कंडीशन है, जब हमारे जो पैसिफिक ओशियन के साइड पे जो गर्म पानी होता है वो वहाँ का गर्म पानी दूसरी तरफ चले जाता है और यहाँ पे हमारा ठंडा पानी रह जाता है। तो एल नीनो में हमारी इंडिया की तरफ अगर देखने को मिलता है सूखा पड़ जाता है, ड्रोथ की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। एक हमारे ला नीना होती है। अब ला नीना के अंदर क्या कंडीशन देखने को मिलती है, जब ये गर्म पानी हमारे इंडिया के पास आ गया, ठीक है, गर्म पानी हॉट वाटर हमारे इंडिया के पास है और कोल्ड दूसरी जगह अमेरिका साइड चला गया। तो अब ये हॉट वाटर है तो यहाँ से क्या है, रेन होगी, बादल बनेंगे, बादल बनने से हमारे यहाँ पे अनसीजनल बारिश देखने को आपको मिलती है। तो ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अनसीजनल बारिश क्रिएट करता है। और कई बार ये हमारे लिए गुड भी होता है, जब हमें बारिश की ज़रूरत पड़ती है, रेन की ज़रूरत पड़ती है अपनी कल्टीवेशन के लिए, तो उस टाइम पे हमारे लिए अच्छा भी कहा जाता है, ठीक है। इंडिया के लिए वैसे ये ला नीना वाली कंडीशन बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये भी हमारे कोजेज हैं जिसकी वजह से अनसीजनल बारिश रेन देखने को मिल रही है। अब इसका चौथा सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं अलग अलग। हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन के साथ हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा रीज़न है। हम सब कुछ पेड़ पौधे काट के और वहाँ पे हम वो चीज़ें लगा रहे हैं, अपनी अर्बनाइजेशन बना रहे हैं, बहुत डेवलप कर रहे हैं अपने एरिया को। तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या मैंने बता दिया, किसकी वजह से आ रहे हैं, रीज़न आपको बता दिया। तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो इम्पैक्ट सबसे बड़ा मैंने बता ही दिया, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिल रहा है जिसमें फार्मर के ऊपर बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या है, क्रॉप लूज हो रही है, पोस्ट हार्वेस्टिंग हो रही है, ठीक है, प्राइस राइज हो रहे हैं, जो भी हमारी कल्टीवेशन हो रखा है, जो भी हमारे पास क्रॉप्स है उनके प्राइसेस हाई हो रहे हैं। और फार्मर को बहुत ज़्यादा वो देखने को मिल रहा है, पॉवर्टी देखने को मिल रहा है, इनपुट कॉस्ट में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके साथ साथ सोशल इम्पैक्ट भी पड़ रहा है।
अब सोशल इम्पैक्ट हमारा कैसे पड़ रहा है? सोशल इम्पैक्ट लाइक जो डेली वेज लेबर होती है, वर्कर्स होते हैं, माइग्रेंट वर्कर होते हैं, वो भी अब अनसीजनल रेन हो रही है तो उसके चक्कर में वो काम पे नहीं जा रहे हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। इसके साथ पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट हमारा कैसे देखने को मिल रहा है? ठीक है, लाइक अगर अनसीजनल रेन हो गई, उसके साथ साथ फार्मर्स को प्रॉब्लम आ रही है, डेली वेज वर्कर को प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या दूसरी जो अपोजिशन की पार्टी है वो क्लेम करने लग जाएगी, उनके ऊपर दावे ठोकेगी कि आपने क्या ही कर दिया, आपकी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने सॉल्व नहीं किया। तो वो सपोर्ट करेंगे एक तरह से फार्मर को इसमें, बट फार्मर को सपोर्ट नहीं मिल रहा, बट वो ब्लेम गेम खेलने लग जाएंगे दूसरी पार्टीज के ऊपर। तो ये हमारे इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहा है जो हमारी अनसीजनल रेन होती है वो। ठीक है, अब इम्पैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब इसके लिए जो अप्रोच है वो कौन सी अप्रोच लेके चल रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकें, जो हम मल्टी प्रोपेगेंडा अप्रोच लेके चल रहे हैं वो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, लाइक हम शॉर्ट टर्म मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म मेजर्स हमारे क्या होते हैं? अब शॉर्ट टर्म मेजर की जब बात आती है, जो हमारी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है उनको साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। सेंटर एंड स्टेट जो गवर्नमेंट है उनको साथ में मिलके काम करने पड़ेगा। जो भी एग्रीकल्चर में लॉस हुआ है उसको क्या नाम है, कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उसी के साथ सीड सप्लाई करेंगे कि वो दोबारा से उसको काम कर सके, और उसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लाइक आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि सब्सिडी बहुत सारी होती है, हमारी सब्सिडी बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, उसके साथ जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये सारे हमारे शॉर्ट टर्म आ गए। उसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कुछ रिफॉर्म ला सकते हैं। कैसे? हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐड करके, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ऐड करके उसके वेस्टेज हम लेस कर दें, जो हम क्रॉप को स्टोर कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से स्टोर करें, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की इंक्रीज कर दें। तो ये सारे हमारे जो हम लॉन्ग टर्म गोल को हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम कैसे मिटिगेट करें, उससे कैसे हम लड़ें। लाइक जो सेंटर एंड स्टेट है उनको ना पोल्यूशन कंट्रोल करने के ऊपर बात करनी पड़ेगी। हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, तो मिलके, ठीक है, ऐसे ज्वाइंटली वर्क करेंगे तो इससे हमारे ये प्रॉब्लम हम नहीं देख पाएंगे। उसके साथ साथ अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। ठीक है, लाइक आपको पता है मैं हर वीडियो में आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बताती हूँ क्योंकि हमारे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आपको हर बार अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव पढ़ोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन कौन से हैं हमारे, लाइक फर्स्ट नंबर पे हमारा आ जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये हमारी किस चीज़ पे बात करती है? ये हमारी बात करती है जो भी फसल के रिगार्डिंग होती है। ठीक है, फसल की प्रॉब्लम होती है, लाइक जैसे हम एज अ इंश्योरेंस लेते हैं, पर्सन कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इंश्योरेंस लेता है, अपने लिए क्लेम करता है, वैसे ही हम फसल के लिए भी इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रीमियर रूप में फार्मर्स को ना पैसा सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, और अगर वो पैसे सबमिट कर रहे हैं और ऐसी कोई उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, घटना घट रही है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट उनको पैसा प्रोवाइड करती है, फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है फार्मर को। ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब स्कीम को लागू किया था, आपको ये पता होना चाहिए। ये हमारा लागू किया था 2016 के अंदर। ठीक है, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में फार्मर्स के लिए किया था। अब हमारे सेकंड नंबर पे आ जाते हैं प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। अब सिंचाई से आपको पता चल रहा है जो हमारी बात कर रही है पानी से लेके, ठीक है, सिंचाई योजना जो हमारी वाटर प्रोवाइड करने की बात करते हैं कि जो हमारे किसान हैं उनको हम पानी की फैसिलिटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर पाए, एफिशिएंसी रूप में हम उनको पानी प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, उसके साथ हमारे सोशल हेल्थ कार्ड स्कीम्स भी हैं जो कि हमारा फार्मर्स के लिए कंसर्न उनके बारे में सोचती है। अब इसके अंदर जो हमारे वाटर प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, इसके भी हमारे 4 कंपोनेंट आ जाते हैं। अब वो 4 कंपोनेंट कौन से हैं? एक तो हमारा एक्सेलरेट कर रहे हैं जो हमारे बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जो भी हमारे किसान हैं उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारा उनका इरिगेशन हमारा पहले रह चुका है, छूटा हुआ है, उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा हमारा करते हैं हर खेत को पानी। ठीक है, हर खेत को पानी,
हर खेत को पानी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ माइक्रो इरिगेशन के साथ। अब माइक्रो इरिगेशन ये नई टर्म है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है जिससे उनको मतलब सारी की सारी उनको जितनी भी बेनिफिट चाहिए फसल को वो सारी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग की हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हर खेत को पानी इसके थ्रू मिल सकता है। ठीक है, तीसरा हमारे बात कर रहे हैं जो हमारे ड्रॉप क्रॉप, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारी किसकी बात कर रहा है, जो भी हम नई टेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगे, जो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर होते हैं, ठीक है, उससे इरिगेशन करेंगे। अब ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं, जो हम खेतों के बीच में लगा देंगे जहाँ से फुब्बारे के रूप में पानी निकलेगा, ठीक है, और जितना वहाँ पे उसको पानी की जरूरत पड़ेगी ना उतना ही पानी जाएगा और उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। अब हमारे फोर्थ नंबर पे क्या बात करती है, फोर्थ कंपोनेंट कौन सा है, मतलब SHC स्कीम, जो कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसके अंदर क्या होता है कि हम सॉइल वहाँ जो खेत है उसके ना सॉइल को ले लेते हैं और उस सॉइल को क्या करेंगे, उस सॉइल को हम टेस्ट करते हैं लैब के अंदर, एनालिसिस करते हैं कि उसके अंदर कितना न्यूट्रिशन है। अब उसके अंदर अच्छा खासा न्यूट्रिशन होगा तो फार्मर्स को पता होगा, तो उसी के बेस पे वहाँ पे वो एग्रीकल्चर करेंगे, फार्मिंग करेंगे। ठीक है, और उसी के हिसाब से उन्हें आगे कौन से पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है, क्या उनको उसका छिड़काव करना है, वो सारी की सारी हमारी इसके अंदर बात होती है। ठीक है, ये हमने इसकी नेगेटिविटी देख लिया, गवर्नमेंट स्कीम्स देखनी है। अब जो अनसीजनल रेन्स होते हैं ना उनका हमारे पर बेनिफिट्स भी है। लाइक इस आर्टिकल में देखा हुआ है कि अनसीजनल रेन से कॉटन की फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है हमारे इंडिया के अंदर। जो हमारा हरियाणा पंजाब है ना, वहाँ पे इसके लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा इसकी खेती होती है, तो यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। जितना पहले होता था उसके मुकाबले इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इनके एग्रीकल्चर के उसमें कि इस बार जो है कॉटन का एग्रीकल्चर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कॉटन की जो खेती होती है कब होती है, मोस्टली अप्रैल में, ठीक है, मिड ऑफ अप्रैल या लेट मई में, मई के लेट में या मिड ऑफ अप्रैल में इसके हम वो देखने को मिलती है कि इसका हम प्रोडक्शन कब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हरियाणा और पंजाब में इसको इंक्रीज़ किया जाएगा कि आने वाले टाइम में है ना इसके बहुत ज़्यादा, लाइक पिछले साल अगर 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन पे इसको किया है तो उसकी इंक्रीज़ कर देंगे, उसकी ज़मीन को इंक्रीज़ कर देंगे कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। तो ये हमारी जो अनसीजनल रेन है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, कॉटन की जो इरीगेशन में हेल्प कर सकती है। ठीक है, अब जो हमारा पंजाब और हरियाणा है, कौन सा वाला कॉटन ज़्यादातर वो यूज़ करता है, ठीक है, कौन से वाले को वो कल्टीवेट करता है, जो हमारा बीटी कॉटन होता है। ठीक है, बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन कौन सा है, जो हमारा बीटी कॉटन जो जेनेटिक मॉडिफाई है, जिसके अंदर हम जीन के अंदर चेंज करके लेके आए हैं, वो हमारा कॉटन होता है, जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन है, हम उसकी बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो होती है वो हमारी हरियाणा और पंजाब के अंदर होते हैं। वो हमारे कितने परसेंट है, हम हरियाणा पंजाब के अंदर 95% जो होते हैं बीटी कॉटन को वो करते हैं, 95%। और जो बची हुई 5% होती है ना, वो हमारी नॉर्मल कॉटन होती है, जो कि हम उसको रिमेनिंग जो बची हुई अलग अलग टाइप की कल्टीवेशन होती है ना कॉटन की, उसको हम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर बीटी कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं कॉटन की। कॉटन होता क्या है, अब मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है। ठीक है, अब हम इसी में बात कर ले तो कॉटन इंडिया के अंदर जो है कॉटन का क्या सिस्टम है। तो आपको पता है कॉटन इज़ इम्पोर्टेंट फाइबर है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइबर हमारे इंडिया के अंदर है, जो हम दूसरी कंट्रियों में भी इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सिस्टम हमारा इसका चलता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एज अ फाइबर यूज़ होता है इंडिया के अंदर, जो कि हमारा डोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारी जो फार्मिंग की वो है ना इंडस्ट्री के अंदर। डोमिनेंट मतलब सबसे ऊपर जो काउंट होता है वो हमारा कॉपर का होता है। और इससे ना एग्रीकल्चर में इकोनॉमी जो होती है, एग्रीकल्चर की इकोनॉमी इंडिया की इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इसमें भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो कॉटन ये है। अब कॉटन का जो लार्जेस्ट हमारे होता है जो इंडिया है, तो लार्जेस्ट नंबर पे है। ठीक है, कॉटन का हम सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन करते हैं, फर्स्ट नंबर पे हम आते हैं प्रोडक्शन में। और हम कंजप्शन की बात कर रहे हैं, अब कंजप्शन भी आपको पता है जो हम ज़्यादा करते हैं, तो कंजप्शन भी उसका ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम कंजप्शन में 3rd नंबर पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में, कॉटन को हम कंजप्शन में। ठीक है,
अब इसके साथ बीटी कॉटन मैंने आपको बता दिया, जो हमारी इंडिया में बीटी कॉटन का कल्टीवेशन होता है जो कि हाइब्रिड होती है, और जो अदर है ऑर्गेनिक कॉटन है वो बहुत कम परसेंटेज में हमारे होते हैं। अब इंडिया के अंदर कौन से वाला कॉटन होता है, जैसे कॉटन की बहुत सारी टाइप्स होते हैं, तो इंडिया के अंदर जो कॉटन है 4 तरह के आते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के आते हैं। जो इंडिया के अंदर हम कर रहे हैं ना, खारिफ क्रॉप को करते हैं, ठीक है, खारिफ क्रॉप, इसका हम कल्टीवेशन करते हैं, इरिगेशन करते हैं, जो कि मतलब कितने टाइम पीरियड में हमारे 6 से लेके 8 महीने में, ठीक है, इसको लगता है 6 से 8 महीने लगते हैं, जिससे ये मैच्योर हो जाते हैं हमारी कॉटन। और आपको पता है इसकी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ क्या है कि ये हमारा ना, जो हमारा कहते हैं ग्रोथ कंडीशन को भी झेल लेता है, जब सूखा पड़ा है उसको भी झेल लेगा, या अनसीजनल रेन हो रही है उसको भी झेल लेता है, ठीक है, उससे भी इसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उससे ये ख़राब नहीं होता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कॉटन का कल्टीवेशन करने की बहुत ज़्यादा बात चल रही है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो सॉइल टाइप जो होते हैं, सॉइल के जो टाइप होते हैं ना, वो भी ब्लैक कलर के होते हैं। ब्लैक सॉइल जो होती है उसकी सॉइल टाइप हम यूज़ करते हैं कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। और इसके अंदर जो होता है टेम्परेचर भी हमें कितना चाहिए होता है, आइडियल टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए होता है। और इसमें रेन कितनी हमें चाहिए होती है, 50 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की, ठीक है, रेन हमें चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो भी हम कॉटन की कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें हमारे नॉर्मल होते हैं। अब जो टॉप कंट्री कौन सी आती है कॉटन को कल्टीवेशन करने में, टॉप नंबर पे हमारी कंट्री आ जाती है, लाइक चाइना सबसे पहले हमारा, उसके बाद इंडिया आ जाता है, इंडिया के बाद हमारा US, ठीक है। अब इंडिया के अंदर ही हमारा कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर भी आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हमारा गुजरात के अंदर होता है, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद हमारा है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हमारा राजस्थान। यहाँ पे इसकी हमारा कल्टीवेशन देखने को मिल रही है कॉटन की। और पंजाब हरियाणा आपकी बार कर रहे हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा उसमें मात्रा में। अब इसके अंदर हमारी 4 स्पीसीज़ होते हैं कॉटन के, हम 4 स्पीशीज़ की बात कर लेते हैं। कौन सी हमारी वो 4 स्पीशीज़ है, पहले नंबर पे हमारी आ जाते हैं गोसिपियम एर्बोरियम, एक सेकेंड, पहले हमारे होते हैं गोसिपियम एर्बोरियम, सेकेंड गोसिपियम हर्बेसियस, गोसिपम हिरसूटियम, और थर्ड नंबर पे आ गए गोसिपम बारबेडिसियम। ये हमारे 4 तरह की स्पीसीज जो होती है इंडिया के अंदर हमारे देखने को मिलती हैं। अब ये जो होते हैं हमारी बहुत पुरानी है, ये दोनों के दोनों बहुत ओल्ड है, और ये जो हमारी नए वाली जो कॉटन हमारी इनका कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है, ये न्यू में काउंट हो जाती है, हमारी ओल्ड में आ जाते हैं, जो कि अंटार्कटिका साइड हमारी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो इसका कल्टीवेशन वहीं पे देखने को मिलता है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे जो हमारा कॉटन होता है, ठीक है, कॉटन को कौन देखता है, एक इसकी भी तो कोई ना कोई एजेंसीज वगैरह होंगी ना, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारा CCI, ठीक है, CCI हमारा कौन सा कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारा कॉटन का कॉरपोरेशन है इंडिया के अंदर, उसके अंदर ये आ जाता है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें हम किसकी बात करेंगे, इसके अंदर ये हमारा 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1917 में, और इसके साथ साथ इसका जो किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल एंड पब्लिक सेक्टर, इसके अंदर ही हमारा आ जाता है, जो कि हमारा कौन से एक्ट के तहत है, 1956 एक्ट के अंदर हमारा ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट हमारा आ जाता है। अब ये क्या करता है, ये हमारा करता है कि जो भी कॉटन का है ना, कॉटन की जो इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट और सपोर्ट करने का काम यही करता है, कैसे उसको रेगुलेट करना है, कैसे उसका सपोर्ट करना है, कैसे उसकी मतलब आगे हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको हम कैसे करेंगे। उसी के साथ ये रिसर्च भी करता है, ठीक है, कॉटन के लिए रिसर्च भी करता है कि जो सेंट्रल लेवल पे जो कॉटन आ रहा है उसकी हम बहुत अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं। और इसके लिए इसने इंस्टीट्यूट भी ओपन किया, जो हमारा महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर इसने ओपन किया है नए इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि किसके अंदर किया है, हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर इसने किया है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ आ जाता है हमारा, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा नवी मुंबई में, ठीक है, नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है एग्रीकल्चर के लाइक, जो महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये हमारा कॉटन का है, जो इंडिया के अंदर इसकी सिचुएशन है, और जो हमारी अनसीजनेबल रेन है उसके नुकसान और बेनिफिट हमें कॉटन के अंदर दिख रहे हैं, कॉटन के अंदर हमारे कैसे दिख रहे हैं, मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।